मुझे यहाँ पर बैठे हुए सुबह से लेकर शाम हो गई थी और अभी तक मैं इसी तरह से गुब्बारे लेकर बैठा हुआ था। मेरा एक भी गुब्बारा अभी तक फरोख्त नहीं हुआ था। मुझे हैरत हो रही थी आजकल के बच्चों पर, जिन्हें गुब्बारों में खिलौने में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। शायद इन मोबाइलों और लैपटॉप ने इन खिलौनों की कदर कम कर दी थी। कई बच्चे मेरे पास आकर रुकते और अपने माँ बाप से जिद करने लगते कि उन्हें ये गुब्बारे हर हाल में चाहिए, और कभी तो उनके माँ बाप उन्हें डांट डपट कर वहां से ले जाते और कुछ उन्हें गुब्बारे लेकर दे दिया करते थे। और ऐसे ही बच्चे और लोग मुझे बहुत पसंद थे, जिनकी वजह से मेरी रोजमर्रा की आमदनी बन जाती थी और इतने पैसे बन जाते थे कि घर वाले 2 वक्त का खाना पेट भरकर खा सकते थे। मगर आज तो सुबह से लेकर शाम हो गई थी और अभी तक एक भी गुब्बारा मैं बेच नहीं सका था। मैं अब मायूसी से चलते हुए घर जाने लगा था। गोया मेरा घर शहर से अच्छे खासे फासले पर था। पैदल आते जाते मुझे 1 घंटा गुजर जाता था। मेरे पास कोई सवारी नहीं थी और मैं रिक्शे या टैक्सी जैसी अयाशी का भी कायल नहीं हो सकता था, क्योंकि जो पैसे मैं किराए पर लगाता उसी पैसों से मैं घर की कोई जरूरत पूरी कर सकता था। तभी मैं चलते चलते घर आ गया। उस वक्त मैं कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। वहां पर छोटे छोटे बच्चे खड़े थे। मुझे देखकर वो लपक कर मेरे पास आ गए और गुब्बारों को ललचाई हुई नजरों से देखने लगे, मगर वो मुंह से गुब्बारों को मांग भी नहीं पा रहे थे। ये देखकर मैं समझ गया कि वो गरीब बच्चे हैं और यकीनन उनके पास पैसे नहीं थे। एक पल को मैंने सोचा कि मैं ये गुब्बारे घर ले जाता हूँ और कल मैं इनको बेच दूंगा, मुझे इनके पैसे मिल जाएंगे। मगर फिर जब मेरा उन बच्चों की आंखों पर ध्यान गया तो मैंने कुछ गुब्बारे उन बच्चों को दे दिए। गुब्बारे पाकर उनके चेहरे खुशी से खिल उठे थे। मैंने एक नजर उनके फटे पुराने लिबास पर डाली। उनके पांव भी जूतों की कैद से आजाद थे। गुब्बारे पाकर वो मुझे दुआएं देते हुए वहां से चले गए थे। उनके चेहरे पर खुशी देखकर मेरे दिल में भी इत्मीनान बढ़ गया था और मैं दिल ही दिल में सोचे जा रहा था कि आज तो घर में खाने को भी कुछ नहीं था और अब तो मेरे पास पैसे भी इतने नहीं हैं कि मैं कुछ खाने को ले जाऊं। मैं क्या करूं? अभी मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था कि मैं थोड़ा सा और आगे आया तो वहां पर एक अजनबी मर्द खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा शॉपर था। मुझे देखकर वो एक जगह पर रुक गया। उसने मुझे सर से लेकर पांव तक देखा। मेरा पुराना लिबास और वो खस्ता हाल टूटी हुई चप्पल मेरे हाल की गवाही दे रही थी। उसने वो शापर मेरे हवाले किया और वहां से जाने लगा। तो मैं उसे मुखातिब करके पूछने लगा कि शापर में क्या है। वो अजनबी मुस्कुरा दिया और कहने लगा कि इसमें कुछ राशन का सामान है जो मैं किसी जरूरतमंद इंसान के लिए लेकर खड़ा था और मुझे लगता है कि तुम इसके हकदार हो, तुम जरूरतमंद हो। उसकी बात सुनकर मुझे ऐसे लगा कि जैसे किसी ने मेरा आधा बोझ कम कर दिया हो। वो शख्स मेरे लिए अजनबी था। मैंने आज से पहले उस इंसान को यहाँ पर कभी नहीं देखा था। मैं उसे दिल ही दिल में दुआएं देते हुए अपने घर आ गया था। जब घर आया तो अम्मा सख्त परेशान थी। यहाँ से वहां पर चक्कर काट रही थी। मुझे देखकर उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया और कहने लगी कि आज तुम्हारी खाला आ रही हैं। उनका आज रात यहीं पर रुकने का इरादा था और आज वो तुम्हारी बहन की शादी की तारीख फिक्स करने के लिए आ रही हैं। मैं यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि अब क्या होगा, और अगर आज भी तुम राशन लेकर नहीं आए तो मैं उनको खाने में क्या दूंगी। अम्मा को मैंने कहा कि ये किसी नेक इंसान ने मेरी मदद की है, और फिर मैंने अपना सामान एक कमरे में रख दिया था और हाथ मुंह धोने के बाद मैं अपनी दोनों बहनों के पास आकर बैठ गया था। ये मेरा रोजमर्रा का मामूल था कि काम से वापस आने के बाद मैं थोड़ी देर घर वालों के पास बैठता था और फिर मैं अपने कमरे में आराम करता था। तभी अम्मी हमारे पास आईं और कहने लगी कि इसमें तो बहुत ज्यादा सामान है, इसमें तो सब्जी गोश्त के अलावा दालें और तमाम रोजमर्रा की चीजें मौजूद हैं। ये तो कोई बहुत ही ज्यादा खुदा तर्स और नेक इंसान था जिसने हमारी इतनी मदद कर दी है। खुदा का शुक्र है कि आज उसने हमारी इज्जत रख ली। ये सब सुनकर मैं भी हैरान हुआ था। और फिर उस दिन खाला रात को यहीं पर रुकी थी और उन्होंने 1 महीने के बाद मेरी बहन की शादी की तारीख रख दी थी। ये सुनकर मैं परेशान हो गया कि 1 महीने के अंदर अंदर हम शादी की कैसे तैयारी करेंगे। जब मैंने अम्मी से अपनी परेशानी का जिक्र किया तो अम्मी कहने लगी कि फिक्र मत करो, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ हो जाएगा, और वैसे भी तुम्हारी खाला को हमारे हालात का पता है।
उन्होंने तो मना किया है कि हम सारा को बेशक 2 जोड़ों में रुखसत कर दें, वो उसे अपनी बेटी बनाकर लेकर जा रही हैं, बहू नहीं। वो तो ठीक है अम्मी, मगर हम अपनी बहन को खाली हाथ कैसे रुखसत कर सकते हैं? अगर आज अब्बू जिंदा होते तो आज हमारे हालात कितने मुख्तलिफ होते, और क्या आज वो सायरा बाजी को इस तरह से खाली हाथ घर से रुखसत करते? मेरी बात सुनकर अम्मी आबदीदा हो गईं और कहने लगीं कि जब तक तुम्हारे अब्बू जिंदा थे, वो खुद अपनी जमीनों का चक्कर भी लगाते थे, बाग की भी देखभाल करते थे। उनकी जिंदगी में तो कभी किसी चीज की परेशानी नहीं हुई थी, मगर जब से वो दुनिया से रुखसत हुए हैं, तो न जाने क्या हो गया है कि जमीन भी बंजर हो गई है और बाग भी उजड़ चुका है। मैं खुद परेशान हूँ कि 4 साल में हमारी जमीन को क्या हो गया है, जो वो फसल तक नहीं उगा रही। अम्मी की बात सुनकर मैं भी परेशान हो गया था और सोचने पर मजबूर हो गया था कि मैं क्या करूं। घर में मुझ पर ही अम्मी और 2 बहनों की जिम्मेदारी थी, और मैं खुद सारा दिन रोजी कमाने के चक्कर में लगा रहता था। ऐसे में मुझे जमीनों पर जाने का वक्त ही नहीं मिलता था। अगर मैं चला जाता तो घर पर कौन होता, यही सोचकर मैं अभी तक वहां पर नहीं गया था। अब मैं अब सोच रहा था कि बहन की शादी से पहले पहले मैं उन जमीनों को बेच दूं, उससे जो पैसे हासिल हों उन्हें मैं इस्तेमाल में ला सकूं। इस बार जब मुंशी साहब आए थे, जब उनसे अम्मी ने उन जमीनों को बेचने का जिक्र किया, तो वो कहने लगे कि अभी आप सब्र कर जाएं, अभी मैं अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो जमीन फसल उगाने के काबिल हो जाए। आप अभी उनको बेचने की कोशिश ना करें, और वैसे भी इन बंजर जमीनों को कोई भी नहीं खरीदेगा, सब गांव वाले इस बारे में जानते हैं। और अब जब खाला से शादी की तारीख तय कर दी गई थी, तो मैंने सोच लिया कि मैं वक्त निकालकर वहां पर जरूर जाऊंगा। मैं रोजाना ही गुब्बारे लेकर घर से निकल आता था, और जब मैं अपने हम उम्र लड़कों को देखता जो बेफिक्री की जिंदगी गुजार रहे होते थे और जो सरमस्ती के आलम में अपने अपने कॉलेज में जा रहे होते थे, तो उन्हें देखकर मेरे दिल में हसरत जाग उठती थी। मैं अभी महज 18 साल का था, और इस उम्र में मैं जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर रह गया था। रोजाना ही अब मेरी सेल पहले की निस्बत ज्यादा होने लगी थी, और अब मेरे पास इक्का दुक्का ही गुब्बारे बचते थे। मैं अब खुश था कि अब घर का गुजारा अच्छे से होने लगा था। जब भी मैं उस कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा होता था, तो वहां पर रोजाना वो बच्चे खड़े होते थे, जैसे वो मेरे ही मुंतजिर होते थे, और जब मैं उनको वो गुब्बारे देता तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठते थे। ये देखकर मैं भी मुतमईन सा होकर घर आ जाया करता था। और अब तो मेरी सेल पहले से भी बहुत ज्यादा होने लगी थी, और मजीद गाहक होने के बावजूद भी मैं उनसे कुछ गुब्बारे इन बच्चों के लिए रख लिया करता था। मैं जानता था कि वो आस भरी नजरों से मुझे देख रहे होंगे, मेरा इंतजार कर रहे होंगे, और मैं उनकी आस को तोड़ना नहीं चाहता था। मैं जानता था कि जब किसी इंसान की उम्मीद टूट जाती है, जब उसकी आस बिखर जाती है, तब उसके दिल पर क्या गुजरती है। मैं इस तकलीफ से गुजर रहा था, और मैं किसी और को इस तकलीफ से दो चार नहीं कर सकता था। आज जब मैं वहां पर आया, तो उन बच्चों के साथ एक लड़की भी खड़ी थी। वो एक नौजवान लड़की थी। उसने भी पुराना सा लिबास पहन रखा था, और उस वक्त वो सुर्ख रंग के लिबास में मलबूस थी। उसके पाँव में भी टूटी हुई सुर्ख रंग की चप्पल थी। वो भी मुझे दूर से आता हुआ देख रही थी। गालिबन वो उन बच्चों की रिश्तेदार थी। जब मैं उनके पास आया, तो मैं लड़की की खूबसूरती को देखकर ठटक कर रह गया था। वो मेरी हम उम्र थी। उसके चेहरे पर मासूमियत नजर आ रही थी। उसने मुझे जब यूं अपनी तरफ देखते हुए पाया, तो शर्माकर वो अपना रुख बदल कर रह गई थी, और मैं उसे देखकर अपना दिल थाम कर रह गया था। अब रोजाना ही मैं जब वहां से गुजरता, तो वो लड़की उन बच्चों के साथ मौजूद होती थी, और रोजाना ही वो मुझे वहां पर नजर आती थी। रोजाना ही वो फटे पुराने लिबास में मलबूस होती थी, और उस लिबास में भी उसका हुस्न चांद की तरह दमक रहा होता था। और एक दिन मैंने उसे कहा कि तुम यहाँ पर मत खड़े हुआ करो, ये वीराना है, और तुम नहीं जानती कि इस दुनिया में हर तरह के लोग पाए जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई गलत इंसान देखे और तुम पर अपनी नीयत खराब कर बैठे। मेरी बात सुनकर उसने मुझे गहरी नजर से देखा और कहने लगी कि फिक्र मत करो, मेरा कोई भी बाल बींगा नहीं कर सकता। उसके लहजे में इतना यकीन था, इतना एतमाद था, कि मैं उसकी तरफ देखता रह गया था। अब हम दोनों में बात होने लगी थी, और जब मैं बच्चों को गुब्बारे देता, तो वो गुब्बारे लेकर खेलते हुए इधर उधर हो जाते थे। जब पास पड़े हुए बेंच पर वो लड़की बैठ जाती, और मैं भी दिल के हाथों मजबूर होकर उसके पास बैठ जाता था। कितनी ही देर तक हम दोनों आपस में बातें करते रहते थे।
आसपास से इक्का दुक्का सवारियां और लोग गुजरते रहते थे और हम दोनों इर्द गिर्द से बेखुद होकर बातों में मसरूफ रहते थे। मुझे ऐसे लगने लगा था जैसे मैं उस लड़की को सदियों से जानता हूँ, जैसे उसके अलावा मेरा कोई हमदर्द ही नहीं है, और वो लड़की भी मुझे हर बात यूं बताती थी जैसे मेरा उसके साथ कोई करीबी ताल्लुक है। और वक्त इसी तरह से बीतता जा रहा था। एक दिन मुझे मामूल से ज्यादा देर हो गई थी। बातों में वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। तभी मैंने उस लड़की से कहा कि क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हारे मुंतजिर नहीं होंगे? अगर तुम लेट कर जाओगी तो क्या तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम कहाँ पर थी, क्या कर रही थी? वो मुस्कुरा दी और कहने लगी कि घर में मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, शाम के बाद उसे नजर नहीं आता और वो मेरा इंतजार कर रही होगी, मगर उसे पता है कि मैं काम पर जाती हूँ तो काम से वापसी पर देर सवेर तो हो ही जाती है, इसलिए वो मेरे हवाले से परेशान नहीं होती। तब मुझे अंदाजा हुआ कि वो भी मेरी तरह जिंदगी की जंग लड़ रही थी और वो भी अपने खानदान को पालने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रही थी। तभी बातों ही बातों में मैंने उससे जब अपनी जमीनों और बागात के बारे में बताया तो वो मुझे कहने लगी कि तुम्हें एक बार वहां जाकर देखना चाहिए कि अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि वो जमीन बंजर हो गई है और बाग भी उजड़ गया है। ऐसे भला कैसे हो सकता है? बात उसकी ठीक थी। तभी मैंने उससे कहा कि एक तो मैं कम उम्र था और दूसरा घर की जिम्मेदारियों में उलझ कर रह गया था। मेरा दिल तो चाहता था कि वहां पर जाऊं, मगर मुंशी साहब हमेशा मुझे ये कहकर टाल दिया करते थे कि वहां पर जाने का कोई फायदा नहीं है। वो लड़की कहने लगी कि तुम बहुत ही भोले हो, तुम आजकल के लोगों की तरह चालाक नहीं हो, तुम नहीं जानते कि लोग किस तरह से दूसरों को बुद्धू बनाकर अपना मतलब निकालते हैं। मेरी मानो तो कल ही तुम गांव में रवाना हो जाओ। और उसकी बात माकूल थी। 2 हफ्ते ही तो रह गए थे मेरी बहन की शादी में, और मैं चाहता था कि मैं जमीनों का कुछ कर लूं ताकि उसकी शादी तो मैं कम से कम ऐसे कर सकूं जैसे अब्बू की ख्वाहिश थी। और जब घर आकर मैंने अम्मी से इस ख्वाहिश का इजहार किया तो वो कहने लगी कि वहां पर जाने का कोई फायदा ही नहीं है, तुम भूल गए हो कि मुंशी साहब ने क्या कहा था। मैंने अम्मी से कहा कि एक बार मुझे जाकर देख तो लेने दे, मुझे कम से कम ये एहसास निदामत तो नहीं रहेगा कि मैं अपनी जमीनों पर नहीं गया था। और उस दिन जब मैं लेटा तो अपने अब्बू के बारे में सोचने लगा कि उनकी जिंदगी में हम किस कदर खुशहाली से जी रहे थे। मेरे अब्बू एक जिम्मेदार थे, उनकी बहुत सी जमीनें थी, उनका एक बहुत बड़े रकबे पर बाग फैला हुआ था, और मैं अपनी 2 बहनों का इकलौता भाई था। और अम्मी अब्बू की सारी तवज्जो और सारी उम्मीदें अब मुझसे ही वाबस्ता थीं। घर में खुशहाली थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब वो अक्सर जमीनों पर जाते थे और कई कई दिन वहां पर रहते थे, और वापसी पर वो ढेरों ढेर फल फ्रूट और अनाज भी लेकर आते थे, और फिर बहुत सा अनाज और फल फ्रूट वो मंडी में बेचा करते थे, जिससे अच्छा खासा मुनाफा हो जाता था। और हमारा गुजर बसर उन दोनों चीजों से बहुत अच्छी तरह से होने लगा था। मगर फिर एक दिन अचानक अब्बू हम सबको छोड़कर चले गए, और उसके बाद हम लोगों पर जिंदगी के हालात तंग से तंग होते गए थे। घर में जो भी जमा पूंजी थी वो खत्म हो गई थी, और अब मेरी अम्मी की तमाम तर उम्मीदों का मरकज जमीनें और बागात थे, और हम बेसब्री से मुंशी के आने का इंतजार कर रहे थे। उस वक्त मैं महज 12 साल का था, और जब मैं अम्मी को यूं मुस्तकिल उनकी अनदेखी परेशानियों में घिरा हुआ देखता तो मैं उन्हें तसल्ली देता कि सब ठीक हो जाएगा, आप क्यों फिक्र करती हैं। और फिर वो मुझे खुद के साथ लगाकर फूट फूट कर रोने लगती और कहती कि अगर तुम अपनी उम्र से बड़े होते तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी, मगर तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम इन मसलों को नहीं समझ सकते, और तुम नहीं जानते कि तुम्हारे अब्बू की गैर मौजूदगी में हमारे साथ ये दुनिया वाले क्या सलूक करेंगे, हमें तर निवाला समझकर खा जाएंगे। 2-3 महीने के बाद मुंशी साहब आए तो वो कहने लगे कि बारिश की वजह से फसलों का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है और बाग भी उजड़ गया है। उन्होंने बहुत थोड़ा सा मुनाफा अम्मी के हाथ पे रखा था। अम्मी परेशान थी कि पूरा साल इन पैसों में कैसे गुजारेंगी। अनाज भी इस बार ना होने के बराबर था, और फिर हर साल मुंशी साहब कोई ना कोई बहाना करते, और अब तो उन्होंने एक ही यही बात कहनी शुरू कर दी थी कि जमीनें बंजर हो चुकी हैं और बाग भी उजड़ चुका है, वहां से किसी आमदनी का कोई जरिया नहीं है। वो जानते थे कि मैं अपनी उम्र से बहुत छोटा हूँ,
और मैं तो कभी भी उनके इस झूठ को पकड़ने के लिए वहां पर नहीं जाऊंगा। और अम्मी भी एक घरेलू खातून थी। अम्मी को उन्होंने कम पैसों में ही उलझा के रख दिया था और वो मजबूरी के आलम में घर में जिम्मेदारियों में, महंगाई और कम आमदनी के बोझ तले दब कर रह गई थी। वो भला घर से बाहर कैसे निकल सकती थी? उस वक्त मैं स्कूल जाता था, मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहा था और फिर मैट्रिक तक अम्मी ने मुझे बामुश्किल पढ़ाया लिखाया और उसके बाद वो कहने लगी कि मैं तुम्हें इससे आगे नहीं पढ़ा सकती, मैं गरीब बेवा औरत हूँ, अगर तुम्हारा बाप जिंदा होता तो वो तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर सकता था। ये कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। तो मैंने उन्हें अपने सीने से लगा लिया और कहने लगा कि अम्मी, मुझे आपसे किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं है और फिर घर का निजाम चलाने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना था, मगर मजदूरी करने की वजह से मैं बहुत ज्यादा थक जाता था, मेरे हाथों में छाले पड़ जाते थे और मेरा जिस्म थक कर चूर चूर हो जाता था। अम्मी जब मेरे हाथों पर छाले देखती तो वो फिर से उदास होने लगती और कहती कि तुम्हें मैंने इतने नाजो नम से पाला था, तुम्हें यूं मजदूरी करते हुए देखकर मेरा दिल दुखता है। और फिर अम्मा के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उन्होंने मुझे चंद गुब्बारे खरीद कर दे दिए और कहने लगी, और अब से तुम ये बेचा करो। तब से मैंने वो गुब्बारे बेचना शुरू कर दिए थे और अब उस लड़की ने ही मेरे दिमाग में ये बात डाली थी और अब मैं खुदा से दुआ कर रहा था कि जैसे उसने कहा था वैसा ही हो और जब मैं वहां पर जाऊं तो तमाम जमीनें बिल्कुल ठीक ठाक हालत में हों या थोड़ी बहुत मेहनत के बाद वो काश्त करने के काबिल हो जाएं। सारी रात मैं यही दुआ मांगता रहा। न जाने कब मैं सो गया था। सुबह सवेरे मेरी आंख खुल गई थी और फिर अम्मी से मिलकर और बहनों की दुआएं लेकर मैं गांव की तरफ रवाना हो गया था। मैं इससे पहले बचपन में ही अब्बू के साथ जमीनों पर आया था। मुझे तो रास्ता भी सही से नहीं याद था, मगर मुझे मुंशी साहब का घर याद था। उनका घर गांव में सबसे पहले नंबर पर था और अब ये घर देखकर मैं हैरान रह गया था। ये घर बहुत बड़े अहाते पर मुश्तमिल था और उसको जदीद तर्ज पर बनाया गया था। मुझे देखकर मुंशी साहब का मुंह खुले का खुला रह गया था और फिर वो मुझे लेकर घर के अंदर आ गए और मेरी खातिर मदारत करने लगे। चाय पीने के बाद मैंने मुंशी साहब से कहा कि मैं जमीनों पर जाना चाहता हूँ। वो मुझे टालने लगे और कहने लगे कि अभी तो तुम आए हो, थोड़ा सब्र कर जाओ, ठहर जाओ, चले चलेंगे जमीनों पर भी। और फिर दोपहर से लेकर शाम हो गई। मैं जब भी मुंशी साहब से ये बात कहता तो वो मुझे यही कहकर टाल देते, मैं तुम्हें ले चलूंगा जमीनों पर, फिक्र किस बात की करते हो, अब यहाँ पर आए हो, कुछ दिन रहो, हमें मेहमानदारी का मौका दो। और अगले दिन मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं मुंशी साहब की बातों में नहीं आऊंगा और फिर उनको लेकर बिल आखिर मैं जमीनों पर आ गया था। और ये देखकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था कि जमीनों पर फसल काश्त की गई थी और बाग भी बिल्कुल सही हालत में था। मैं मुंशी साहब की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा तो वो नजर चुराने लगे और कहने लगे कि अभी कुछ टाइम पहले ही जमीन पर खुदाई करके इस पर मेहनत करके मैंने इसे काश्त के काबिल बनाया है। इस पर मैंने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है और तब ये जाकर फसल उगाने के काबिल हुई है। और चूंकि ये तमाम पैसा मेरा लगाया गया है तो ये फसल बेचकर इससे हासिल होने वाली आमदनी भी मेरी होगी। मुंशी साहब ने यकदम आंखें माथे पर रख ली थी। मेरा माथा ठटक गया था और मैं सोचने लगा था कि यकीनन मुंशी साहब झूठ बोल रहे हैं। और बाग की हालत देखी तो बाग में भी हरे भरे दरख्त थे और वो फलों से लदे भदे थे। मुझे गुस्से में आता देखकर वो सटपटा कर वहां से चले गए थे। तभी मैंने वहां पर लोगों से जब इस बारे में पता किया तो उनसे मुझे मालूम हुआ कि फसल तो पहले से ज्यादा अच्छी उगने लगी थी और ये तो बहुत ज्यादा आमदनी देने लगी थी। बाग से मैंने कुछ फल लिए और उनको मंडी में बेच दिया तो उनसे मुझे अच्छा खासा मुनाफा हुआ था। तभी कुछ दिनों के बाद मैं अपने एक दोस्त को लेकर दोबारा से वहां पर गया था और बाकी बचे मांदे फल भी मैंने सब्जी के मंडी में फरोख्त कर दिए थे और मेरे हाथ में अच्छी खासी रकम आ गई थी, जिससे मैंने अपनी बहन को माकूल हद तक जहेज देकर उसे रुखसत किया था। अब मेरा इरादा था कि मैं छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लूं जिससे घर की हालत सुधर जाए और उसके लिए मुझे फसल पकने का इंतजार करना था। जब तक फसल पककर तैयार ना हो जाती तब तक मैं उसे मंडी में बेचकर उससे फायदा हासिल नहीं कर सकता था।
उस दिन मैं यही सब कुछ सोचे जा रहा था। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी और मैं अपने कमरे में खड़ा खिड़की से बाहर देख रहा था और गुजरी हुई जिंदगी के बारे में सोच रहा था। तभी छम से मेरी आंखों के सामने उसी लड़की का सरापा आ गया था जो मुझे रोजाना उस कब्रिस्तान के पास मिलती थी। कि मैंने तो उस लड़की से कहा था कि मैं जल्द ही तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, मगर मैं कामों में मसरूफ होकर इस बात को वक्ती तौर पर भूल भाल गया था। और अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं कल जरूर उससे मिलने के लिए जाऊंगा। और अगले दिन फिर मैं शाम को चंद गुब्बारे लेकर उसी जगह पर पहुंच गया था। वहां पर वो सभी बच्चे मौजूद थे। ये देखकर मुझे उन पर तरस आ गया। मैं खुद को कोसने लगा कि मैं यहाँ पर पहले क्यों नहीं आया। जानता भी था कि वो बच्चे रोजाना मेरा इंतजार करते थे और वहां पर कितनी देर तक खड़े रहते थे। और आज मैं खिलाफे मामूल वहां पर लेट पहुंचा था। वो लड़की भी वहां पर मौजूद थी और इस तरारी अंदाज में यहाँ से वहां पर टहल रही थी। मुझे देखा तो उसके चेहरे पर रौनक आ गई, आंखें खुशी से चमकने लगी और मुझसे बेसाख्ता शिकवा कर गई कि तुम इतने दिन से वापस आए हुए हो मगर अभी तक तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। तुम्हें कैसे पता कि मैं वहां से वापस आ गया था? वो सटपटाकर रह गई और कहने लगी कि बस मेरा दिल कह रहा था कि तुम यहाँ पर आ गए हो। उसकी बात सुनकर मैं भरपूर अंदाज में मुस्कुरा दिया था। तो क्या तुम्हारा दिल मेरे बारे में गवाही देने लगा है? मेरा इतना कहना ही था कि उसने शर्माकर सर झुका लिया। मैंने उन बच्चों को तमाम गुब्बारे दिए और वो बच्चे खुशी खुशी खेलते हुए वहां से चले गए थे। और फिर मैं उसके साथ उस बेंच पर बैठ गया तो वो मुझसे कहने लगी कि तुम्हारा गांव का चक्कर कैसा रहा। मैंने उसे फिर सारी बात बताई कि मुंशी हमें धोखा दे रहा था। ये सुनकर वो खुलकर हंस पड़ी और कहने लगी कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अपनी जमीनों पर ध्यान दो, मगर तुम बहुत सीधे साधे हो। न जाने क्यों तुमने पहले इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि वहां पर अजीब से लोग आ गए थे। वो 3 औरतें थीं जो सर से लेकर पांव तक बुरके में मलबूस थीं और वहां पर आकर सख्ती से उस लड़की से बाज परस करने लगी कि तुम यहाँ पर इस आदमजात के साथ क्या कर रही हो। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गया और माँ नूर भी उन्हें देखकर परेशान हो गई थी। वो कहने लगी कि मैं जरूरी काम से यहाँ पर आई थी। और तभी वो औरतें उसे कहने लगी कि जल्दी से घर चलो, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें अपनी मस्तियों से फुर्सत ही नहीं है। माँ नूर शर्मिंदा होकर मुझे कहने लगी कि मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। वो उन औरतों के साथ चलने लगी। वो औरतें मुझे घूर घूर कर देख रही थी। उनकी आंखों में न जाने ऐसा क्या था, मुझे उन्हें देखकर खौफ महसूस होने लगा था। उसके बाद मैं घर आ गया था मगर मेरा जहन उसी में ही उलझा हुआ था। न जाने वो औरतें कौन थीं और अगर वो उसे नुकसान पहुंचा देती तो उससे आगे मैं कोई सोच ही नहीं सका था। बार बार मेरी आंखों के सामने उस औरत की खौफनाक आंखें घूम रही थी और फिर कितने रोज तक मैं वहां पर जाता रहा था। वो बच्चे तो वहां पर आते थे मगर वो लड़की वहां पर नहीं आती थी। अब मैंने गुब्बारे बेचना छोड़ दिए थे। मेरे पास जो गुब्बारे मौजूद थे उनमें से मैं थोड़े से लेकर उन बच्चों को रोजाना की बुनियाद पर दे दिया करता था और इसी बहाने मैं वहां पर उस लड़की का इंतजार करता रहता था। कितने घंटे मुझे गुजर जाते थे मगर वो लड़की मेरे सामने नहीं आती थी। अब मैं बहुत परेशान था। मेरा दिल बेचैनी में डूब रहा था। उस दिन जब मैं घर आया तो मामूल से ज्यादा लेट हो चुका था। अम्मी मुझे देखकर खफकी से कहने लगी कि तुम रोजाना कहाँ पर जाते हो? कितने कितने घंटे तुम घर से बाहर गुजार कर आते हो? जानते हो कि आजकल के हालात कैसे हैं। मैं तुम्हारे लिए परेशान रहती हूँ मगर तुम्हें तो मेरा एहसास ही नहीं है। अम्मा की बात सुनकर मैं उन्हें कहने लगा कि मैं जरा दोस्तों के पास जाता हूँ। उनके साथ बातें करते हुए मैं बहल जाता हूँ। अम्मा कहने लगी कि बेशक तुम दोस्तों में जाओ मगर तुम घर जल्दी आ जाया करो। जानती हो कि मैं तुम्हारी वजह से परेशान हो जाती हूँ। तब अम्मा की बात सुनकर मैं चुप हो गया और उन्हें कहने लगा कि दोबारा मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। अम्मा ने भी फिर खामोशी से सर झुका दिया था। अब अगले दिन मैं जब वहां पर गया तो वो लड़की कहीं भी नहीं थी। अब मैंने उनमें से कदरे समझदार बच्चे को रोका और उससे कहने लगा कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारी महानूर आपी कहाँ पर हैं। वो बच्चा सटपटा गया और कहने लगा कि हमें आपको महानूर बाजी के बारे में बताने की इजाजत नहीं है। ये भला क्या बात हुई? तुम मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बता सकते? वो फिर डर के मारे वहां से भाग गया था मगर मैं उसकी बात में उलझ कर रह गया था। उस बच्चे की बात का आखिर मकसद क्या था?
अगले दिन जब मैं वहां पर गया तो फिर से मैंने उस बच्चे को मुखातिब किया। वो कहने लगा, अंकल, मैंने आपको कल भी बताया है कि मानूर बाजी के बारे में हमें आपसे बात करने की इजाजत नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि आपको किसने मना किया है कि आप मुझसे मानूर बाजी के बारे में बात नहीं कर सकते। तब वो कहने लगा कि उस दिन यहाँ पर जो औरतें आई थी ना, उन औरतों ने हमें सख्ती से मना किया है कि आइंदा मानूर बाजी यहाँ पर नहीं आएंगी और ना ही हम आपसे उनके बारे में कोई बात करेंगे। मुझे अंदाजा हो गया था कि उन औरतों को मानूर का मुझसे बात करना बुरा लगा था, मगर मैं ये सोचकर हैरान था कि आखिर उनका मानूर से क्या रिश्ता था और मैं कोई आवारा लड़का नहीं था। मैं मानूर को अपनाना चाहता था, उसके साथ शादी करना चाहता था। यही बात सोचकर मैंने फैसला किया कि मैं वहां पर जाऊंगा और मैं उन लोगों से मानूर का हाथ मांग लूंगा और मैं अम्मी को इस बारे में बताना चाहता था, मगर पहले मैं उन लोगों की राय ले लेना चाहता था। उसके बाद ही अम्मी को मैं सब में मुलविस करना चाहता था। और अभी तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मानूर रहती कहाँ पर थी और उसका घर कहाँ पे था। जब तक मैं ये बुनियादी मालूमात ना ले लेता, मैं अम्मी को साथ कैसे लेकर जा सकता था। फिर मैं अगले दिन जब वहां पर गया तो थोड़ी ही देर के बाद बच्चे उछलते कूदते एक तरफ चलने लगे थे और मैं भी फासला रखकर उनके पीछे पीछे जाने लगा था। अब वो कब्रिस्तान की हदूद से निकल चुके थे। उससे आगे वीरान रास्ता था, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। महानूर ने मुझे बताया था कि जंगल से पार उनकी आबादी थी। मैं कभी उस तरफ नहीं आया था और ना ही मुझे कभी यहाँ पर जाने का इत्तेफाक हुआ था, मगर अब महानूर की वजह से मैंने उस जंगल में जाने का फैसला कर लिया था। यहाँ जगह जगह पर दरख्त लगे हुए थे। मैं दरख्तों की ओट में होता हुआ बच्चों का पीछा करता हुआ वहां तक जा रहा था। मैं ये देखना चाहता था कि उन लोगों के घर किस तरह आबाद हैं, क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। मगरिब का अंधेरा अभी फैलने वाला था, मगर आज मैं सिर्फ वो जगह देखना चाहता था और फिर कल जाकर मैं बाकायदा महानूर का उन लोगों से हाथ मांग लेता। वो लोग जंगल की हदूद में दाखिल हो गए थे और मैं भी उनके पीछे पीछे था। वो बच्चे आपस में अटकलियां करते हुए जा रहे थे और फिर यकदम मैंने एक अजीब मंजर देखा। देखते ही देखते वो बच्चे मेरी आंखों के सामने से गायब हो गए थे। मैं हैरान परेशान रह गया, यहाँ से वहां भागने लगा और आंखें मसल कर देखने लगा, मगर यहाँ पर तो कोई भी नहीं था। मैं ये सोचकर हैरान हो रहा था कि अचानक से वो बच्चे कहाँ पर गायब हो गए थे। मेरी नजरों के सामने से देखते ही देखते ओझल हो गए थे। मैं अब अंदाजे से एक तरफ चलने लगा। अब हर तरफ अंधेरा फैल चुका था और हाथ को हाथ भी सुझाई नहीं दे रहा था। तभी मैं दाईं तरफ चलने लगा और थोड़ी देर के बाद ही मैं जंगल की हदूद से निकल चुका था। यहाँ पर जगह जगह पर कुछ फासले पर घर मौजूद थे, जहाँ से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। ये देखकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया कि यहाँ पर आबादी मौजूद थी और फिर मैं एक तरफ चलने लगा तो एक दरवाजे पर मैंने दस्तक के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो ये सोचकर मैंने खुद को रोक लिया कि मैं महानूर के बारे में क्या बताऊंगा। ये लोग गांव में रहने वाले थे, छोटी सोच के मालिक थे और ये भी हो सकता था कि अगर मैं महानूर के बारे में कोई बात करता तो वो बदनाम होकर रह जाती। उसे लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ते कि मैं कौन हूँ, मेरा उसके साथ क्या ताल्लुक है और मैं उसे कैसे जानता हूँ। मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम था जब दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से किसी बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी कि जो कोई भी हो अंदर चले आओ। तब मैंने गला खंगार कर उस बूढ़ी औरत को मुखातिब किया और कहने लगा कि मैं एक जरूरी काम से आया हूँ, मुझे किसी के बारे में मालूमात लेनी है। वो बुढ़िया कहने लगी कि मैं बीमार औरत हूँ, घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, तुम घर में चले आओ और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, किस बारे में तुम्हें मालूमात लेनी है। मैं फिर उस घर के अंदर दाखिल हो गया था और जिस कमरे से औरत की आवाजें आ रही थी मैं वहां पर गया तो ये देखकर हैरानो परेशान रह गया कि वहां पर कोई भी नहीं था, मगर आवाज बदस्तूर आ रही थी और कमरा छोटा सा चकोर शक्ल में था। उसमें कोई सामान नहीं था और ना ही कमरे में कोई था, ना ही कोई और कमरा था। जो मैं ये सोचकर हैरान हो रहा था कि आवाज कहाँ से आ रही थी। वो बुढ़िया कहने लगी कि इधर उधर क्या देख रहे हो, ऊपर देखो। उसकी बात सुनकर जब मैंने छत की तरफ देखा तो खौफ से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो बुढ़िया छत के साथ लटकी हुई थी और जब उसको देखकर मैं खौफजदा हो गया तो वो जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि क्या बात है, तुम डर क्यों रहे हो। और फिर वो देखते ही देखते जमीन पर उतर आई। वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी। तभी वो खौफनाक तेवर लिए मेरी तरफ बढ़ने लगी।
मैं ये देखकर डर गया और घर से भागा, मगर वो बुढ़िया तेज रफ्तारी से मेरे पीछे भाग रही थी। मैं भागते भागते जंगल में निकल आया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि जिंदगी में इस कदर खौफनाक मंजर भी मुझे देखने को मिल सकता है। अचानक से मुझे जोरदार ठोकर लगी और वो बुढ़िया मेरे सर पर पहुंच चुकी थी। अचानक से उसने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। उस थप्पड़ में इस कदर शिद्दत थी कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और मैं होशो हवास से बेगाना हो गया था। जब मेरी आंख खुली तो ये देखकर मैं हैरान रह गया कि मैं उसी बेंच पर बैठा हुआ था जहां पर मैं अक्सर उस लड़की से मिलता था, और उस वक्त मेरे आसपास कोई भी नहीं था। वो बुढ़िया मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। खौफ से मेरा बुरा हाल हो चुका था। मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं किसी नादीदा हस्ती के जाल में फंस गया था, और ये शुक्र था कि मैं जिंदा था। मगर सवाल ये था कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा। वो तो मुझे मारने वाली थी, तो फिर उसने मुझे कैसे छोड़ दिया? उसे मुझ पर कैसे तरस आ गया? मैं जब घर में आया तो बुखार में बुरी तरह से तप रहा था। मेरे चेहरे के तासुरात देखकर अम्मी परेशान हो गईं और मुझसे कहने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने हवा से बाख्ता क्यों लग रहे हो? अम्मी को मैं कुछ भी नहीं बताना चाहता था कि अगर उन्हें मैंने कुछ बताया तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी, और मैं अपनी अम्मी को परेशान करना नहीं चाहता था। कमरे में आने के बाद भी वो बूढ़ी औरत मेरे हवासों पर सवार रही थी। पूरी रात में खौफ के बायस सो नहीं सका था। जब मैं सोने के लिए आंखें बंद करता तो उस बुढ़िया का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता था, और मैं फिर बौखलाकर अपनी आंखें खोल लेता था। उसके बाद मेरी वहां पर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई थी। मैं जानता था कि वो बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मगर मैं कब्रिस्तान से इस कदर खौफजदा हो गया था कि वहां पर जाने का सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। और फिर उन्हीं दिनों गांव से मजारे की कॉल आ गई थी। उसका कहना था कि फसल बस पककर तैयार हो चुकी है, मुझे अब गांव जाना चाहिए। अगले दिन मैं गांव के लिए रवाना हो गया था। कुछ दिन वहां पर रहा तो फसल की कटाई के बाद मैं फिर फसल लेकर मंडी में बेचने के लिए आ गया था। और फिर जिस कदर मुनाफा मेरे हाथ आया था, उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे दिल से मुंशी के लिए बद्दुआएं निकली थीं। मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। मैं चाहता था कि उस पर फ्रॉड का केस कर दूं, मगर अम्मी ने मुझे ये कहकर रोक दिया कि वो हमारे पुराने मुलाजिम हैं, उसका मामला अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह खुद उससे बदला ले लेगा। और अम्मी के कहने पर ही मैंने फिर दोबारा न कभी मुंशी से बात की और ना ही कभी मैं दोबारा उसके घर में गया था। वो भी शायद शर्मिंदा था, और शर्मिंदगी की वजह से वो मेरे सामने नहीं आता था। अब मैंने उन पैसों से एक छोटा सा कारोबार शुरू कर लिया था, और बाकी पैसे मैंने अपने बैंक में महफूज कर लिए थे। उस दौरान मानूर का ख्याल एक पल के लिए भी मेरे जहन से ओझल नहीं हुआ था। हर वक्त उठते बैठते उसी का ख्याल मेरी आंखों के सामने रहता था, और मैं उसे कभी भूल नहीं पा रहा था। मेरा बहुत बार जी चाहा कि मैं वहां पर दोबारा जाऊं, मगर फिर जब मुझे उन औरतों का रद्दे अमल याद आया तो फिर मैंने अपने जज्बात पर काबू पा लिया। मैं जानता था कि ऐसा ना हो कि मेरी वजह से उसे परेशानी का सामना करना पड़े और वो औरतें उसे कोई तकलीफ या नुकसान पहुंचा दे। मैं चाहने के बावजूद भी उस जगह पर नहीं जा सकता था, क्योंकि मैं जब कब्रिस्तान में जाता था तो एक खौफ मुझे अपने असर में ले लिया करता था। एक दिन दिल के हाथों मजबूर होकर वहां पर गया तो वहां पर कोई भी नहीं था। काफी देर इंतजार करने के बाद मैं घर वापस आ गया था। उस दिन मैं अपने कमरे में था। रात को सब लोग सो रहे थे। उस वक्त मैं अपने ऑफिस की फाइल खोले बैठा था। मैं अपने कारोबार को ज्यादा टाइम दे रहा था ताकि मेरा कारोबार जल्दी से तरक्की कर जाए। तभी मुझे अपने आसपास एक मानूस सी खुशबू का एहसास हुआ था। ये खुशबू मुझे मानूर की याद दिला रही थी। उसकी याद आते ही मैं उदास हो गया और सोचने लगा कि काश इस वक्त वो मेरे पास होती तो मैं उसे अपने दिल की बात करता। तभी दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। मैंने सामने देखा तो मानूर दरवाजे में खड़ी थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। वो दरवाजे के बीच में खड़ी थी और कमरे के अंदर आने के लिए मेरी इजाजत तलब कर रही थी। इतनी देर में हैरत से यकदम उसके चेहरे की तरफ देखता रहा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। रात के इस पहर मेरे घर में वो कैसे आ गई थी? अगर उसके घर वालों को ये सब पता चल जाता तो उसके साथ क्या सलूक करते? मैं अपनी जगह से उठा। दरवाजे से झांक कर मैंने बाहर देखा। अम्मी और मेरी छोटी बहन सो रहे थे। मानूर को लेकर मैं कमरे में बैठ गया और उससे कहने लगा कि तुम इतने टाइम से कहाँ पर थी? मैं तुम्हारे गांव में गया था, मगर तुम मुझे वहां पर कहीं भी नजर नहीं आई थी।
اس کے بعد میں نے اپنے ساتھ بیتا ہوا سارا واقعہ اسے بتایا۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس کا رد عمل بہت ہی زیادہ حیران کن تھا۔ وہ کسی غیر مرئی نکتے کو گھورے جا رہی تھی۔ اس کا رد عمل مجھے چونکا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اتنی خاموش ہو، تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے؟ کیا تمہارے گھر والوں نے تمہیں میری وجہ سے ڈانٹا ہے؟ کیا میری وجہ سے تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ مانور اداسی سے بولی کہ مجھے بہت افسوس ہے، اس دن تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا سب میری غلطی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہنے لگا کہ اس سب میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو کوئی نادیدہ ہستی تھی جس نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ تب وہ کہنے لگی کہ مجھے تمہیں اپنے بارے میں پہلے ہی سچ بتا دینا چاہیے تھا۔ اگر میں تمہیں پہلے ہی سچ بتا دیتی تو تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا جو اس دن ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر میں چونک پڑا اور اسے پوچھنے لگا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے تمہیں اپنی یہ حقیقت نہیں بتائی کہ میرا تعلق قبیلہ جنات سے ہے۔ اس کی بات سن کر میں اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مجھے لگ رہا تھا شاید وہ مجھ سے مذاق کر رہی ہے اور ہمیشہ کی طرح ابھی ہنس کر کہے گی کہ میں تو مذاق کر رہی تھی اور تم ہمیشہ میری باتوں کو سنجیدگی سے لے لیتے ہو، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی نصب تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے، مگر میرے لیے یہ انکشاف کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میں تو اسے سب سے زیادہ چاہتا تھا جس سے میں نے اس قدر محبت کی تھی۔ وہ لڑکی انسان نہیں بلکہ جن زادی تھی، اور تب میں نے اس سے شکوہ کر دیا کہ تمہیں مجھے یہ بات پہلے بتانی چاہیے تھی۔ میں تمہیں اپنے دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے سب کچھ کیوں نہیں بتایا؟ اپنے بارے میں مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ تم یہاں پر کب سے رہ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ہم کئی سالوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں اور میرا تعلق غریب جنات کے قبیلے سے ہے۔ جو بچے تمہارے پاس غبارے لینے کے لیے آتے تھے ان میں سے چند میرے بھائی کے بچے ہیں۔ وہ روزانہ یہاں پر آتے تھے اور تم سے غبارے لے کر جاتے تھے۔ میں اس بات پر حیران ہوتی تھی کہ آخر انہیں یہ غبارے کون دیتا ہے، جبکہ ان کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہوتے۔ اس دن میں یہی دیکھنے کے لیے یہاں پر آئی تھی، اور جب میں نے تمہیں دیکھا تو میں تمہیں دیکھتے ہی تم پر عاشق ہو گئی تھی۔ تو مجھے پہلے ہی نظر میں پسند آ گئے تھے۔ تبھی میں تمہیں اپنی اصلیت نہیں بتا سکی کہ کہیں تم مجھے چھوڑ نہ دو، مجھ سے ڈر نہ جاؤ۔ اور پھر میری اس دن بھابھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ یہاں سے گزر رہی تھی، ان کی مجھ پر نظر پڑی اور پھر انہوں نے بھائی جان کو ساری بات بتا دی کہ میں کسی آدم ذات سے چھپ چھپ کر ملنے جاتی ہوں۔ اس کے بعد بھائی جان نے میرا گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ مجھے انسانوں سے فاصلے پر رہنا چاہیے کیونکہ انسان بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ تب بھائی نے بچوں کی بھی گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی تھی، مگر بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں۔ اکثر جب بڑے ادھر ادھر ہوتے تھے تو وہ چھپ کر باہر آ جاتے تھے، اور بچوں کی زبانی ہی مجھے معلوم ہوا تھا کہ تم میرے لیے پریشان تھے۔ تم ان سے میرے بارے میں پوچھتے تھے، تبھی میرا بہت دل چاہتا تھا کہ میں تم سے ملوں، تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھوں، مگر میں اپنی اس خواہش کو پورا کرنے سے قاصر تھی۔ اور اس دن جب تم وہاں پر آئے تھے تو تمہاری خوشبو سے میں نے تمہیں پہچان لیا تھا، اور میں تمہاری خوشبو کے ذریعے ہی تم تک پہنچی تھی۔ اگر میں اس وقت وہاں پر نہ آتی تو وہ کالی چڑیل تمہیں نقصان پہنچا سکتی تھی۔ میں نے ہی تمہیں اس کے جنگل سے چھڑوایا تھا اور تمہیں یہاں پر چھوڑ کر گئی تھی، اور اب میرے قبیلے والوں نے مجھے واپس جانے کا حکم دے دیا ہے۔ اب میں اپنے قبیلے میں واپس جا رہی ہوں۔ میں اب انسانی دنیا میں نہیں رہ سکتی، اور نہ ہی میں اب کبھی دوبارہ تم سے مل سکتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کی بات سن کر مجھے بھی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے میرے جسم سے جان نکال لی ہو۔ اس کے بغیر رہنے کا تصور ہی میرے لیے سہانے روح تھا۔ میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں سوچ لیا تھا، مگر اب جب اس نے بتایا کہ وہ مجھ سے جدا ہونے والی ہے تو مجھے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور پھر وہ مجھ سے رخصت ہو گئی تھی، مگر اپنی یادیں میرے پاس چھوڑ گئی تھی۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، میں ایک کامیاب بزنس مین ہوں، میری زمینیں بھی وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی ہیں، مگر میرا دل آج بھی خالی ہے۔ آج بھی اس جنزادی کی محبت کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکا تھا۔ میری بیوی بہت اچھی ہے، میرے 2 پیارے پیارے بچے ہیں، زندگی مکمل ہے، ماں بہنیں سب مجھ سے بہت خوش ہیں، مگر اس کے باوجود بھی میری زندگی میں ایک خلا ہے جو شاید کبھی پر نہیں ہو سکتا۔